हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे मेरा नाम सतीश चंद्र, आप जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कैपिलैरिटी का। जैसे कि मैंने हेडिंग में नोट डाउन किया हुआ है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कैपिलैरिटी होती क्या है फ्लूइड्स में और ये प्रॉपर्टी किस तरीके से अफेक्ट करती है फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, अभी देखिए जैसे एक कंटेनर है ये, ठीक है, कंटेनर में हमने फ्लूइड लिया हुआ है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है। ठीक है, अब हमने एक कैपिलैरिटी के लिए हमने एक ग्लास ट्यूब ली हुई है जिसका डायामीटर यूजुअली क्या होता है 6 to 10 mm के बीच में वेरी करता है। 6 to 10 mm, अगर 6 mm से अबव होगा और 10 mm तक का डाया होगा तो कैपिलैरिटी तो होगी, बट वो विजिब आपको नेकेड आई से सीन नहीं होगी। ठीक है, अगर आप डाया लेस देन 6 mm रखते हैं तब आपको कैपिलैरिटी नेकेड आई से भी सीन होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें जैसे कि मैं करता हूँ, ये मान लीजिए कोई फ्लूइड है। ठीक है, ये कोई फ्लूइड है जिसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी है। ठीक है, ये है हमारी कुछ ना कुछ इसकी डेंसिटी है, कुछ ना कुछ इसका यूनिट वेट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो फ्लूइड है, अगर इस फ्लूइड में मान लीजिए ये फ्लूइड इस कैपिलैरिटी ट्यूब में राइज कर रहा है कुछ इस तरीके से, ये ऑलवेज इस तरीके से अगर राइज करेगा तो ये जो पोर्शन बना है यू शेप में, ये होता है काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, ये नेकेड आई से सीन नहीं होता है हमारे को, काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से होता है, ये मतलब काफ़ी हल्का सा होता है। ठीक है, इसका स्लोप अब देखिए ये क्या है कि कुछ इस तरीके से स्लोप बन रहा है। यहाँ पे जो फोर्स लगती है इसमें, जो फ्लूइड है, फ्लूइड में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है उसकी सरफेस टेंशन की, यहाँ सरफेस टेंशन की फोर्स लगती है। ठीक है, सर्टेन एंगल पे, ये मान लीजिए कुछ ना कुछ एंगल पे इसकी फोर्स लग रही है सरफेस टेंशन की। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई ना कोई फ्लूइड है जो कि ऊपर राइज कर रहा है सर्टेन हाइट से, यहाँ से यहाँ तक का हाइट का डिफरेंस है h, हमें ये h निकालना है। ठीक है, ये h निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो फ्लूइड जिस फोर्स ने इस लिम्ब में, इस ट्यूब में इस फ्लूइड को रोक के रखा है, वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगी इसकी जो हाइट है उस हाइट के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो इसमें देखिए जो वेट रोक के रखा हुआ है उससे जो फोर्स अराइज हो रही है वो बराबर होनी चाहिए किसके लिए, इस सरफेस टेंशन फोर्स के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने मान लिया कुछ ना कुछ सरफेस टेंशन फोर्स है और ये हमारा फ्लूइड की हाइट राइज हो रही है, इसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी है, उसकी कुछ ना कुछ यूनिट वेट है। ठीक है, तो यहाँ पे वेट क्या होगा, जैसा कि हमें पता है वेट क्या होता है, वेट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी, क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी होगी हमारी मास अपॉन वॉल्यूम। अब हम यहीं से अगर बात करें कि हमारा अगर मास को हम डेंसिटी में चेंज, अगर हम मास को इस टर्म में चेंज करना चाहें, जी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, जी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एम इंटू जी हो जाएगा ये हमारा फोर्स। ठीक है, तो एम इंटू जी हमारी फोर्स हो जाएगी, एम इंटू जी डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू हो गया, एम इंटू जी, वी आ गया यहाँ जी इंटू में रो जी होता है हमारा गामा के बराबर। ठीक है, अब रो जी हमारा गामा के बराबर होता है तो हम इसको गामा के बराबर ले लेंगे, डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी गामा इंटू वी। ठीक है, ये जो फोर्स यहाँ पे जो रुक रही है, ये फोर्स किस किस का फंक्शन है, ये है यूनिट वेट का फंक्शन और वॉल्यूम का फंक्शन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो वेट इसने रोका हुआ है वो है यूनिट वेट का फंक्शन और वॉल्यूम। इसमें जो वॉल्यूम जो रोक के रखी है, वॉल्यूम कितनी होगी वो बताइए। अगर ये एच हाइट है, डाया इसका मैं मान ले रहा हूँ डी है डाया। ठीक है, इसका जो डाया है यहाँ से यहाँ तक का ये डी डाया है, स्मॉल डी, तो इसका जो वॉल्यूम होगा π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू जिस हाइट तक इसने रोक के रखा होगा वो हाइट। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक ओके, इसको हम इक्वेशन 1 देते थे, ये पूरा टर्म है वॉल्यूम का। ठीक है, अब मैं यहाँ तक, अब हम बात करते हैं इस सरफेस टेंशन फोर्स की। सरफेस टेंशन फोर्स की अगर हम बात करें तो अगर मैं ये एंगल थीटा लेता हूँ, या मान लीजिए मैं इसको थीटा लेता हूँ, इसको नहीं लेता हूँ थीटा, इसको कुछ फाई एंगल मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ मैं थीटा। ठीक है, अगर ये थीटा मानता हूँ तो इस वेट को रोकने के लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगी, इस फोर्स के दो कंपोनेंट टूटेंगे। अगर ये सिग्मा है, ये थीटा है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट टूटेंगे। दो कंपोनेंट हमें पता है किस तरीके से टूटेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अगर सिग्मा यहाँ लग रहा है किसी थीटा एंगल पे, तो यहाँ पे ये वाला जो कंपोनेंट होगा क्या होगा वो कॉस थीटा, ये वाला जो कंपोनेंट होगा क्या होगा वो साइन थीटा। ठीक है, तो इसका जो इस वेट को रोकने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है वो है वर्टिकल कंपोनेंट। इस केस में वर्टिकल कंपोनेंट दिखाई दे रहा है हमारे को। ठीक है, देखिए ये फोर्स बराबर होगी
इस वेट के, क्योंकि यही फोर्स क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में इसको होल्ड करके रख रही है। एक फोर्स इस डायरेक्शन में भी लग रही है जो कि साइन थीटा का कॉम्पोनेंट है, उससे हमें कोई लेना देना, क्योंकि वो ऊपर लिफ्ट करके नहीं रख रही है, ठीक है ना, वेट को। ठीक है, अब हम हमने ये देख लिया कि ये वाली फोर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इस वेट को रोकने के लिए, ठीक है। तो फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, फोर्स एक्टिंग अपवर्ड टू काउंटरएक्ट द वेट, क्या है वो फोर्स, वो फोर्स है हमारी सिग्मा कॉस थीटा। इसको मैं इक्वेशन 2 मान ले रहा हूँ। अब जैसा कि हमें पता है कि F बराबर W होना चाहिए एज पर इक्विलिब्रियम, तभी तो उसने रोक के रखा है, तभी तो वो क्या है, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, F बराबर ये फर्स्ट इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 कर देते हैं जब हम, तो क्या हमारे को देखने को मिलता है, गामा पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एच, इट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब हम जब यहाँ से अगर h की बात करते हैं, h कितना आएगा हमारा 4, ये 4 वहाँ ले जा रहा हूँ, सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में 4 वहाँ चला गया, यहाँ पे कितना आएगा हमारा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा नीचे 4 सिग्मा कॉस थीटा, हमारा यहाँ चला गया। हमें h निकालना है, पाई गामा इंटू डी स्केयर, ठीक है, पाई गामा इंटू डी स्केयर। ये जो एक्चुअली जो फोर्स लग रही है हमारी, हमने जो फोर्स निकाली, इस फोर्स का कंपोनेंट तो यहाँ आया, ठीक है, ये आया, ये कितने एरिया पे लग रही है फोर्स, कितने सॉरी लेंथ पे लग रही है फोर्स, क्योंकि ये क्या है, एक लेंथ का पैरामीटर है फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी सिग्मा कॉस थीटा तो होगी, लेकिन किसके टर्म में होगी, ये सर्कमफ्रेंस के टर्म में होगी, ठीक है। ये कहाँ पे लग रही है, उसके सर्कमफ्रेंस पे लग रही है, तो सर्कमफ्रेंस कितना होगा इसका, सर्कमफ्रेंस पाई इंटू डी, ठीक है। तो एक्चुअल में जो फोर्स होगी, ये तो ठीक है, ये स्ट्रेस के टर्म में आ गया कि ये हमारा क्या है, एक्चुअल में क्या है, ये सरफेस टेंशन है, ठीक है, सरफेस टेंशन है। तो ये लग रहा है कितने एरिया पे, उसके सर्कमफ्रेंस वाले एरिया पे, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस वाला एरिया कितना है, पाई इंटू में डी, तो ये कॉम्पोनेंट पाई इंटू डी से मल्टीप्लाई भी होना चाहिए, ठीक है, पाई इंटू डी से मल्टीप्लाई भी होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए, अगर हम पाई इंटू डी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, पाई से पाई कैंसिल, डी से, ये स्मॉल डी है एक्चुअल में ना, ये मैंने जो कैपिटल डी लिख दिया है ये इसी का डाया है। तो स्मॉल डी अगर मैं लिखता हूँ, इसको स्मॉल डी लिखता हूँ, इस डी से ये डी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, एच इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में गामा इंटू डी। अब इसी को क्या लिख देता है एग्जामिनर, ये आपको यहाँ शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, यही जो हमारी एफ है, एफ की जो वैल्यू है ये है पाई इंटू डी, ठीक है, सर्कमफ्रेंस से हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो एच का जो टर्म है ये 4 सिग्मा कॉस थीटा रो जी डी, या फिर 4 सिग्मा कॉस थीटा गामा इंटू डी, ठीक है। यहाँ तक अभी हमारे को समझ में आया। ये अगर हमारा राइज होगा या फॉल होगा, दोनों केसेस में ये इक्वेशन वैलिड होगी, ठीक है, राइज में भी और फॉल में भी, ठीक है। ये एक इक्वेशन हमने देखी, ये इन केस ऑफ दैट स्मॉल ट्यूब है ना, स्मॉल ट्यूब के केस में हमारी ये इक्वेशन राइज होती है। अब मैं आपको 2 फॉर्मूले भी बता देता हूँ, लेकिन उनको ड्राइव करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको वो फार्मूले याद रखने हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया इन केस ऑफ कैपिलरी राइज इन केस ऑफ अ स्मॉल ट्यूब, ठीक है, विच इज़ हैविंग डाया लेस देन 6 mm। अब हम बात करते हैं कि कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है, 2 प्लेट हैं, ठीक है, 2 प्लेट हैं, उनके बीच में जो फ्लूइड है वो राइज कर रहा है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके की प्लेट है, मान लीजिए ये हमारा कंटेनर है कोई, ये वाटर सरफेस यहाँ दिखा देते हैं, ये मान लो ये हमारा कोई कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे ये वाटर सरफेस है, इसका फ्री वाटर सरफेस, ठीक है। अब इस केस में अगर हम बात करें, ये अगर मैं थिकनेस ये मानूँ टी, तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे, आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि एग्जामिनेशंस में पूछा गया है ये, ठीक है। जो भी ईएस में और ईएससी में जो भी
और इससे ऊपर वाले लेवल में जितने भी ए के एग्ज़ाम्स में जो पूछा जाता है डायरेक्टली वन लाइनर, वो जेई के एग्ज़ाम में आ जाता है सीधे सीधे। तो आपको ध्यान रखना है जो भी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस केस में ये हो गया हमारा केस 1, ये मान लेते हैं हम केस 2। इस केस में जो एच की वैल्यू आप डायरेक्ट याद रखेंगे 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन गामा इंटू टी। ठीक है, ये हो गया दूसरा केस। अब तीसरा केस क्या बनता है कि अगर कंसेंट्रिक ट्यूब्स हैं, ठीक है, 2 कंसेंट्रिक ट्यूब्स हैं, ध्यान देना, ये कंसेंट्रिक ट्यूब्स हैं, ठीक है, इनके बीच में जो है फ्लूइड राइज कर रहा है, ठीक है, कैपिलरी राइज हो रहा है मान लो, ठीक है, इनके बीच में कैपिलरी राइज हो रहा है मान लो, ठीक है। ये ट्यूब हमने डिप की हुई है। ये एक्चुअली में बहुत स्मॉलर डाया होता है, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए बनाया है, ठीक है। तो जैसा कि डाया की हम पहले बात कर चुके हैं 6 से 10 mm तक होता है, 6 से कम होना चाहिए, तब आपको विजिबल होगा नेकेड आई से, नहीं तो नहीं होगा। अब इसमें देखिए फ्लूइड राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है, सर्टेन हाइट तक कर रहा है, ठीक है। इसमें भी सेम केस, इसमें जो फ्री वाटर सरफेस है यहाँ से लेके किस हाइट तक फ्लूइड राइज कर रहा है, ये हाइट अगर हमारे को डिटरमाइन करनी हो, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, इसका कुछ ना कुछ इनर डाया रहा होगा, इनर डाया आई, ठीक है, कुछ ना कुछ इसका क्या रहा होगा। मान लीजिए मैं यहाँ नीचे ड्रॉ कर देता हूँ ना, दिख रहा होगा होप आपको, हाँ दिख रहा है। ये मैं इनर डाया मार्क कर देता हूँ स्मॉल आर आई से, ये आउटर डाया मार्क करता हूँ स्मॉल आर से। तो इस केस में केस 3 हो गया अपना। इसमें जो एच की जो वैल्यू होगी आपकी होगी वो 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में गामा इंटू आर आउटर माइनस आर इनर, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमने तीनों केसेस आपसे डिस्कस कर लिए कैपिलैरिटी के। बेसिकली इन्हीं केसेस के ऊपर क्वेश्चंस आता है, इनसे न्यूमेरिकल दे देगा आपको, ठीक है, ये सभी वैल्यू दे देगा, पूछ लेगा एच बता दो, या ये सारी वैल्यू दे देगा, इसमें राइज दे देगा, आपसे बोल देगा सरफेस टेंशन फोर्स बता दो, सारी वैल्यू दे देगा, डी का कंपैरिजन बता देगा, ठीक है। तो देखिए हाइट कैसे बढ़ रही है, हाइट इज़ अ term which is inversely proportional to the dia of the tube and directly proportional to the surface tension force and the angle, है ना। एंगल जो बन रहा है, ये जो अपनी वर्टिकल सरफेस के साथ जो एंगल ले रहा है, थीटा फॉर्म कर रहा है, उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये सरफेस टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, स्टार पॉइंट है अपना, ठीक है। अब इसके अलावा क्या क्या होता है, देखिए क्या क्या होता है कि जस्ट मैं आपको ब्रीफली बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं चाहिए तो इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, और सरफेस टेंशन का टॉपिक रखेंगे जहाँ तक मेरा आइडिया है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि काफ़ी सारे फ्लूइड हैं, ये क्या राइज कर रहा है, जनरली होता है ये वाटर में देखने को मिलेगा आपको राइज, ठीक है। अब राइज कर रहा है तो राइज के टर्म में, राइज के केस में आपको जो इसका सरफेस मिलेगा वो मिलेगा कनकेव, ठीक है। मेनिस्कस जो मिलेगा, इसका मेनिस्कस बोलते हैं अपन, मेनिस्कस मिलेगा कनकेव इन केस ऑफ राइस, ठीक है। इन केस ऑफ राइस, पहले राइस बात कर लेंगे, फिर एक बार फॉल की बात कर लेंगे अपन, ठीक है। मेनिस्कस मिलेगा कनकेव, जब ऊपर से देख रहे हैं कनकेव मिल रहा है, ठीक है। और ये मिलेगा जनरली आपको वाटर में, ठीक है, हमने बात कर ली है, ठीक है। और जो अगर क्लीन ट्यूब हुई और वाटर हुआ, उनके बीच का जो एंगल होता है वो जनरली 0 के बराबर होता है, ठीक है। जनरली किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, क्लीन ट्यूब एंड वाटर के बीच का एंगल, ठीक है। और ये वेटिंग लिक्विड है कि नॉन वेटिंग लिक्विड है, ये कैसे पता चलेगा अपने को, ये ऐसे पता चलेगा कि देखिए वाटर क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, वाटर एक एडेशन प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो ये वेटिंग लिक्विड है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, अगर फॉल होता है जनरली इन केस ऑफ मर्करी, ठीक है। ये अगर मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर फॉल हो रहा है, फॉल होगा तो ये अपने जो फ्री वाटर जो होगा, फ्री वाटर सरफेस होगा, उससे नीचे रहेगा फ्लूइड, ठीक है, नीचे रहेगा, और ये कुछ इस तरीके से मेनिस्कस फॉर्म करेगा, इस तरीके से मेनिस्कस फॉर्म करेगा, ये होगा कनकेव मेनिस्कस, सॉरी कन्वेक्स मेनिस्कस, कन्वेक्स मेनिस्कस, ठीक है। तो
इन केस ऑफ मरकरी क्या होगा, ये है राइज के केस में, ये फॉल के केस की अगर बात करूं, फॉल के केस में क्या होगा, मेनिस्कस अपना कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। और जनरली किस केस में होगा, मरकरी के केस में। मरकरी के केस में जो थीटा होगा वो वेरी करेगा 126 से 130 के अप्रॉक्स, ठीक है। ये अलग अलग दिया होता है बुक्स में, तो आप याद रख सकते हैं 126 से 130, कहीं 132 मिलेगा, कहीं 128 मिलेगा, ठीक है। ठीक है, ये बात कर ली अभी हमने। तो यही सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि मेनिस्कस कब अपना कनकेव होता है, कन्वेक्स होता है, किस किस केसेस में कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। नॉन वेटिंग, ये जो मरकरी है ये नॉन वेटिंग है, ठीक है। मरकरी क्या है, नॉन वेटिंग लिक्विड है। नॉन वेटिंग अब क्यों है, देखिए ये एक कोहेशन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है देखा जाए तो। कैपिलैरिटी राइज होता कोहेशन से भी होता, कैपिलैरिटी होता कोहेशन से भी होता, एडिशन से भी, दोनों ही होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है राइज में, फॉल में क्या हो रहा है, कोहेशन हो रहा है। तो दोनों ही टर्म जरूरी हैं कि कब कोहेशन होता है, कब एडिशन होता है। अगर सिंपली पूछ ले कैपिलैरिटी क्यों हो रहा है, तो सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। तो ये थोड़े से काफ़ी पॉइंट्स हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है। ये देख लीजिए, अगर आपको ये नहीं दिखा हो तो ये मैं कैमरा इस तरफ कर दे रहा हूँ। इसकी ये बातें करी थी हमने ना। वाटर के केस में मेनिस्कस क्या होगा, कनकेव होगा, थीटा 0 डिग्री होगा, क्लीन ट्यूब होगी, वाटर होगा, ठीक है। फॉल होगा अगर वाटर के केस में राइस होता है, फॉल होगा किसके केस में, मरकरी के केस में। मरकरी के केस में क्या होगा, मेनिस्कस कन्वेक्स होगा। मरकरी के केस में एंगल क्या होगा, 126 to 130 होगा, और क्या होता है, नॉन वेटिंग लिक्विड होता है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बताइएगा कैसे लगी। बाकी कंसेप्ट सारे इसी से क्लियर किए हैं मैंने, और आप देख लीजिएगा, आपके भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय।